मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट सेकंड लीग ऑफ नेशन, उसके अंतर्गत हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशन। स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशंस में आपने देखा था कि इसके 3 अंग हैं, सभा, परिषद और सचिवालय, और साथ ही इसके कुछ सहायक हमने किए थे, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब तक आप सभा और परिषद के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हो और हम बात करेंगे आज सचिवालय की। जो मुख्यालय था, ऑफिस जिसे हम कहते हैं, जिनेवा अर्थात स्विट्ज़रलैंड में था। इसका मुख्य अधिकारी महासचिव होता था और उसे सहायता देने के लिए 2 उप महासचिव, 2 उप सचिव तथा लगभग 750 अन्य कर्मचारी थे। क्योंकि पूरे विश्व का जो एक संगठन अस्तित्व में आया था शांति और सुरक्षा के लिए, नेचुरल है उसका ऑफिस भी इतना ही बड़ा होना था। और उसके ऑफिस में एक महासचिव और उसको सहायता देने के लिए 2 उप महासचिव, 2 उप सचिव और लगभग 750 अन्य कर्मचारी थे, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ, उच्च पदाधिकारी तथा निम्न कर्मचारी शामिल थे। महासचिव की नियुक्ति परिषद द्वारा सभा की सहमति से की जाती थी। अर्थात महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? परिषद करती है। और परिषद कब करती है? जब सभा अपनी सहमति प्रदान कर देती है। अन्य नियुक्तियां महासचिव के द्वारा की जाती थी और जिसका अनुमोदन कौन करता है? परिषद द्वारा आवश्यक था। सचिवालय के मुख्य कार्य जो थे वो निम्नलिखित थे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र संघ के विचारार्थ विविध समस्याओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी करना तथा उन्हें प्रस्तुत करना। अर्थात सबसे पहला कार्य क्या है कि राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो भी विचार के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, उन्हें कौन इकट्ठी करेगा? सचिवालय करेगा उनकी सूचनाएं और फिर उन्हें सभा में प्रस्तुत भी करेगा। दूसरे नंबर पर इसके कार्य है राष्ट्र संघ के विविध अंगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना तथा उनकी सहायता करना। अर्थात जो राष्ट्र संघ के अंग हैं, जिनमें हमने बात की थी सभा की, परिषद की, सचिवालय की, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय, इनके लिए ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है और उनकी सहायता करता था। तीसरा कार्य था सभा तथा परिषद के लिए कार्यक्रम यानी एजेंडा तैयार रखना। चौथा कार्य इसका कि जो सभा और परिषद की कार्रवाई का रिकॉर्ड है वो ये रखेगा, यानी जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका सबका रिकॉर्ड सचिवालय के पास होगा तथा संघ की पत्रिका में उसका प्रकाशन करना। 5वें नंबर पर इसका कार्य है सदस्य राज्यों के बीच हुई संधियों को पंजीकृत करना, रजिस्टर करना। राष्ट्र संघ के संविधान की धारा 18 के अनुसार सभी संधियों का पंजीकृत होना अनिवार्य था। पंजीकृत हुए बिना कोई संधि लागू नहीं मानी जाती थी। और 6ठे नंबर पर है विभिन्न प्रकार का प्रशासकीय कार्य करना। हम बात करेंगे महासचिव के कार्य व उनकी भूमिका के बारे में। राष्ट्र संघ के संविधा के अनुसार महासचिव की नियुक्ति सभा की अनुमति से परिषद के द्वारा की जाती थी। और ये कौन है? ये सचिवालय का अध्यक्ष होता था। सचिवालय के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती थी और उसमें परिषद की सहमति होना आवश्यक था। महासचिव परिषद व सभा दोनों के कार्यक्रम को तैयार करता था और उसे किसी भी विषय को सभा व परिषद के सामने पेश करने का अधिकार था। अर्थात कोई भी विषय वो सभा और परिषद के सामने पेश कर सकता था। महासचिव सचिवालय की शक्ति का केंद्र था और वह ऐसे मालिकों का कर्मचारी था जो कि वर्ष के अधिकांश दिनों में अनुपस्थित रहते थे। अर्थात आप ये समझ गए होंगे कि जब वर्ष में जब भी किसी भी अंग का अधिवेशन होता था तब सचिवालय एक्टिव होता था और बाकी दिनों में इसके जो कार्य थे, सूचनाएं प्राप्त करने की, एजेंडा तैयार करने का, बजट के बारे में जानकारी, किसी की सहायता के लिए कुछ कहना या समस्याएं देखना, ये कार्य चलता रहता था। इसलिए यदि महासचिव शक्तिशाली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह राष्ट्र संघ के सभी कार्यों का संचालन करता था और इस प्रकार प्रसिद्ध विद्वान
जिमन ने राष्ट्रसंघ के महासचिव के निम्नलिखित कार्य बताए। तो महासचिव के कार्य उन्होंने क्या बताए थे, जिसमें से पहला कार्य महासचिव क्या करता था कि महासचिव राष्ट्रों की स्थायी व्यवस्था का सचिव था। उसकी स्थिति ब्रिटेन के मंत्रिमंडलीय सचिव से मिलती जुलती थी। दूसरे नंबर पर उसने बताया कि महासचिव की स्थिति एक सर्वोपरि महासचिव की भांति थी, क्योंकि वह विश्व सेवा संगठनों के सचिवालयों का प्रधान होता था। तीसरे नंबर पर वह स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रजिस्ट्रार की शांति धारा 15 के अनुसार मेल मिलाप की व्यवस्था को लागू करने वाला सचिव होता था और कोई भी पक्ष विवाद की सूचना महासचिव को दे सकता था। महासचिव का यह दायित्व बन जाता था कि वह विवाद की आवश्यक जांच पड़ताल करे। एक और कार्य जो महासचिव को करना होता था वह था संकट काल में वह राष्ट्रसंघ को संतुलित बनाए रखता था। विश्व शांति के भंग होने पर वह किसी भी सदस्य राष्ट्र के अनुरोध पर परिषद की बैठकें बुला सकता था। तो राष्ट्रसंघ का सचिवालय जिनेवा में स्थित था और सचिवालय का खर्च सदस्य राज्यों के द्वारा वहन किया जाता था और जिसका अनुपात सभा तय करती थी कि किसे कितना अनुदान देना है, किस राज्य को। अगर हम इसका एवल्यूएशन करें, इसका मूल्यांकन करें, तो हम पाएंगे कि यद्यपि राष्ट्रसंघ के संविधान में सचिवालय को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था, परंतु उसका महत्व राष्ट्रसंघ के अन्य दो मुख्य अंगों सभा और परिषद से कम नहीं था। जैसा कि वाल्टर ने कहा, तो हम लिखेंगे वाल्टर के शब्दों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंतर्राष्ट्रीय जनसेवा के दृष्टिकोण से सचिवालय की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी। हम पूरी कोटेशन को अंडरलाइन कर देंगे। इसका मुख्य कारण ये था कि सभा की बैठक वर्ष में एक बार, वह भी केवल 3 सप्ताह के लिए, और सभा की वर्ष में 3-4 बैठकें होती थी, परंतु सचिवालय एक ऐसी संस्था थी जिसका कार्य पूरा वर्ष चलता रहता था। इसके कर्मचारी भी स्थायी रूप से नियुक्त होते थे और जिसके कारण उसे राष्ट्रसंघ की गतिविधियों की जानकारी सभा तथा परिषद के सदस्यों के मुकाबले अधिक रहती थी। सचिवालय के महत्व का वर्णन करते हुए मूरे ने लिखा कि सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सर्वोत्कृष्ट नमूना था और यदि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य उस सहयोग को बढ़ाना था तो निश्चय ही सचिवालय काफ़ी हद तक इस उद्देश्य की पूर्ति करता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सचिवालय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सर्वोत्कृष्ट एक प्रकार का उदाहरण, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहा और इसने इसके लिए कार्य किया, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए। और यदि राष्ट्रसंघ का उद्देश्य उस सहयोग को बढ़ाना था, जैसा कि हमने पहले कहा कि राष्ट्रसंघ का जो उद्देश्य था वो था विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और इस विश्व के प्रत्येक नागरिक का जन कल्याण करना, और इसके लिए ज़रूरी था कि राष्ट्र आपस में सहयोग करें, आयात निर्यात करें, निशस्त्रीकरण करें और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करें। और निश्चय ही अगर ये कार्य था तो सचिवालय काफ़ी हद तक इस उद्देश्य की पूर्ति करता था। तो स्टूडेंट्स, आपने सचिवालय के बारे में जानकारी प्राप्त की और सचिवालय जो आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है राष्ट्रसंघ का। हम एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं कि राष्ट्रसंघ का स्थायी प्रशासनिक अंग, जिसे हम सचिवालय कहते हैं, सेक्रेटेरिएट कहते हैं, उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसके मुख्य अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है और उसको सहायता करने के लिए 2 उप महासचिव, 2 उप सचिव और 750 कर्मचारी। और इस प्रकार से आपने उसके कार्यों के बारे में बात की थी कि सचिवालय का कार्य क्या था? सूचना एकत्रित करना, विभिन्न प्रकार की सहायताएं प्रदान करना, और ये सहायता किसको? राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों को। सभा और परिषद के लिए कार्यों के लिए एजेंडा तैयार करना, रिकॉर्ड रखना और सदस्य राज्यों के बीच संधियों को रजिस्टर करना ताकि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे की संधि का उल्लंघन ना कर सके। इसके अलावा जो महासचिव था उसका कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि महासचिव का कार्य 2 जो उप महासचिव थे उनकी नियुक्ति करना भी था, 2 उप सचिव थे उनकी भी नियुक्ति और 750 अन्य कर्मचारी उनकी भी नियुक्ति करना महासचिव का कार्य था। और इसके लिए परिषद की सहमति की आवश्यकता होती थी। और महासचिव क्या कार्य करता था? जो सभा है और जो परिषद है उसके जो कार्यक्रम हैं उनको तैयार करना, और जो परिषद है
सभा है उसके सामने उनको रखना, और साथ ही वह एक परमानेंट, मान लो कंसर्ट था राष्ट्रसंघ का, और उसकी स्थिति किस प्रकार की थी, कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रिटेन के बराबर। और इस प्रकार से विश्व सेवा संगठनों के जो सचिवालय थे उनका वो प्रधान था। शांति व्यवस्था बनाए रखना, मेल मिलाप बनाए रखना, ये उसका कार्य था। और महासचिव का ये भी दायित्व था कि वो विवाद की आवश्यक जांच पड़ताल करे और संकट काल में राष्ट्रसंघ को संतुलित बनाए रखे, और विश्व शांति भंग होने पर वह किसी भी सदस्य राष्ट्र के अनुरोध पर परिषद की बैठक बुला सकता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सचिवालय का खर्च सदस्य राष्ट्रों के द्वारा जो वहन किया जाता था, जिसका अनुपात सभा द्वारा तय किया जाता था, तो उसके बारे में भी जानकारी और उसकी देखरेख का कार्य महासचिव करता था। हम नेक्स्ट बात करेंगे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। धन्यवाद।